નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કક્ષા 6 વિષય હિન્દી વ્યાકરણમાં આજે આપણે વર્ણ પરિચય એટલે કે વર્ણ વિચાર વિશેનો परिचय મેળવશું। तो सबसे पहले हिंदी भाषा नागरी लिपि में लिखी जाती है और भाषा के दो स्वरूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लिखित को जानने के लिए हमें वर्ण का परिचय करना जरूरी है। तो सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं होते उसे वर्ण कहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तब वे कुछ कुछ शब्द बोलता है जो स्पष्ट रूप से नहीं होता, पर जैसे ही वे समझने सीखता है तो शब्द वाक्य इस तरह से भाषा बोलने लगता है। और यहाँ वर्ण जो है उसके टुकड़े नहीं होते, उसे अक्षर भी कहते हैं, जैसे अ, ह, क आदि। और वर्णमाला, वर्ण या अक्षर के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्ण के निर्धारित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नागरी वर्णमाला के दो भाग हिंदी भाषा की लिपि में लिखी जाती है, तो के नागरी और नागरी वर्णमाला में कितने भाग है? दो, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर की व्याख्या देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर है। ये ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, इससे री बोलते हैं। इस तरह से 11 स्वर है। पर अ के ऊपर लगी बिंदी यानी कि उसे हम कहते हैं, उसे अनुस्वार हिंदी में कहा जाता है। और अ के साथ लगी दो बिंदी, यहाँ पे इस तरह से लगी दो बिंदी को विसर्ग कहते हैं। इस तरह से कुछ लोग इन्हें भी स्वर मानते हैं। यहाँ तो कुल 13 स्वर होते हैं। और जो ये 11 स्वर है इसमें से स्वर के भी दो प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो अ, ई, उ और री, ये 4 जो है उससे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। जब हम इन 4 स्वर का उच्चारण करते हैं तो दीर्घ स्वर की तुलना में ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है। अ, ई, उ और री, इसका उच्चारण करें तो बोलते वक्त हमें समय कम लगता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ को दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 है और दीर्घ स्वर 7 है। और दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। अब हम व्यंजन का अभ्यास करेंगे। अब हम वर्ण का दूसरा प्रकार यानी कि व्यंजन का अभ्यास करेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं होता उन्हें व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे हमने व्यंजन लिखा है, पर इन सभी वर्णों का जो उच्चारण है उसका उच्चारण करते समय हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क हमें इस तरह से लिखना है, तो क प्लस ह यानी कि क हलन प्लस अ करके ही क बनता है। इसी तरह इस सभी व्यंजनों में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें तो स्पर्श व्यंजन जो है वे 25 है, जिसका उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का उपयोग होता है। और ये 4 वर्ण जो से हम अंतस्थ व्यंजन करते हैं, जिसका उच्चारण करते समय जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ का उपयोग होता है। और ये जो 4 वर्ण है उसे ऊष्मा व्यंजन कहते हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा यानी कि गर्म हवा निकलती है। तो सबसे पहले जो 25 जो स्पर्श व्यंजन है उसके 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, गम। और च वर्ग में च, छ,
ज, ज और य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और हण। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। तो प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। इन सभी 25 व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे कंठ, तालु, मूर्धाक्षर मों, दंत और होष्ठ का उपयोग किया जाता है। ओष्ठ એટલે કે હોઠનો उपयोग। तो अंतस्थ व्यंजन जो 4 है, य, र, ल और व, और श, श, स और ह को हम उष्मा व्यंजन कहते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन और उष्मा व्यंजन, तो ये आपको याद रखना है। संयुक्त व्यंजन श, ज्ञ, त्र और श्र को स्वतंत्र व्यंजन नहीं माना जाता। ये चारों जो व्यंजन है उसका उच्चारण करते समय हमें स्वर और व्यंजन दोनों का उपयोग करना पड़ता है, इसीलिए इसे स्वतंत्र व्यंजन नहीं माना जाता। श, ज्ञ, त्र और श्र दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि क्ष है तो क जमा श बराबर श, और ज जमा य बराबर ज्ञ, और त जमा र बराबर त्र, और श जमा र बराबर श्र। इन चारों संयुक्ताक्षरों का उच्चारण करते समय स्वर और व्यंजन दोनों का उपयोग करना पड़ता है। अब है अनुस्वार। अक्षर पर जो बिंदु यानी कि ऊपर ऐसा पॉइंट यानी कि गुजराती में આપણે એને બિંદુ કહીએ છીએ, जो लगाया जाता है उससे अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि मंगल, पतंग, चंदन आदि। ये मंगल ना म पर, त पर और च पर जो हमें बिंदु दिखाई देता है उससे हम अनुस्वार कहते हैं। इसके बाद चंद्र बिंदु। कई अक्षरों या वर्णों पर ऐसा चिन्ह यानी कि उन से ऊपर बिंदु ऐसा चिन्ह लगाया जाता है, इसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। जब अर्ध अनुस्वार का उच्चारण होता है तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे चांद, माँ, आँख। यहाँ पे अनुस्वार तो लगाया गया पर पूर्ण रूप से उसे बोला नहीं जाता, आधा ही बोला जाता है, तब हमें यहाँ अर्धचंद्राकार का उपयोग करना पड़ता है, यानी कि चांद, माँ और आँख। अब विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग ह की ध्वनि देता है और प्रयोग के समय इसका स्वरूप इस तरह से दो ऊपर और नीचे दो बिंदु लगाए जाते हैं, और ऊपर और नीचे दो बिंदु लगाए जाने वाले को हम विसर्ग कहते हैं। शब्द के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है और विसर्ग का प्रयोग मूलतः संस्कृत भाषा में ज्यादातर होता है, पर यहाँ पे कई शब्दों में उसके पीछे इस तरह से विसर्ग आते हैं, जैसे कि पुनः, अतः और प्रातः। अब संयुक्ताक्षर शब्द। जब किसी व्यंजन का स्वर हटाकर आगे वाले व्यंजन से जोड़ दिया जाता है तो उसे संयुक्ताक्षर शब्द बनते हैं। अभी आगे हमने संयुक्ताक्षर व्यंजन देखे, अब यहाँ पे संयुक्ताक्षर शब्द यानी कि जोड़िया शब्द कई रीते बने ए जोवानुं छे। तो ब जमा द बराबर ब, तो इस पर से कोई भी शब्द आप बना सकते हैं, जैसे कि शब्द, और त जमा व तत्व तो तत्व। इस तरह से शब्द हिंदी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 पर है। अक्षर जोड़ने के नियम। वर्णमाला में कुछ अक्षर खड़ी पैर वाले पाए जाते हैं, जैसे कि क, ख, ग और च। तो कुछ अक्षर खड़ी पाए वाले होते हैं, जैसे कि ख, ग, च आदि। तो ख में यहाँ पे जो रेखा है वो खड़ी पाए है, और घड़ियाल का ख में खड़ी पाए, और यहाँ पे हमें च खड़ी पाए का दिखाई देता है। तो यदि व्यंजन को उसके साथ जोड़ते समय जब हम उसका
शब्द बनाते हैं तो यहाँ पे जो खड़ी पा है उससे निकाल दी जाती है और आगे के व्यंजन के साथ जोड़ दी जाती है। जैसे कि ख, तो ख की खड़ी पा निकालने पर संख्या शब्द बनता है और ग से आधा ग बनाकर अग्नि बनती है। कुछ अक्षरों में पाई नहीं होती, जैसे कि क, च, ट, ठ और फ। पाई यानी कि ऊपरी लिपि इस तरह से यहाँ ख पे और च पे है, तो कुछ अक्षरों में खड़ी पाई नहीं होती। इन्हें जोड़ते समय इनके अर्धमूलाक्षर यानी कि जो क है तो उसका आधा क बन जाता है, श का आधा बन जाता है, अर्धमूलाक्षर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मक्खन, तो क कैसा हो गया, आधा मूलाक्षर हो गया, लेकिन आधा हो गया और खट्टा, तो इस तरह से बनते हैं। और र और ह के द्वारा शब्द इस तरह से लिखा जाता है। चक्र, अंत में र बोला गया। राष्ट्र, तो ग्रह, तो ह और ब्राह्मण, इस तरह से अक्षर जोड़े जाते हैं। नुक्ता, हिंदी में अरबी तथा फारसी के कई शब्द आ गए हैं। उन शब्दों में प्रयुक्त, और ये फारसी और हिंदी शब्द कौन कौन से हैं, तो के क, ख, ग, च और फ। वर्णों के नीचे बिंदु लगाया जाता है और व्यंजनों के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को नुक्ता कहते हैं। ये नुक्ता युक्त शब्द है, यहाँ पे नुक्ता नहीं है। जिन शब्द के नीचे नुक्ता लगाया जाता है तो उसका अर्थ अलग हो जाता है, जैसे कि जरा और ये जरा, ये जरा यानी कि थोड़ा और जरा यानी कि बुढ़ापा। और गज लेकिन नाप जैसे कोई मीटर का हो, वस्तु का हो कि जमीन का हो। और गज यानी कि हाथी यानी कि प्राणी। तो नुक्ता इसे कहते हैं कि जिस शब्द के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है उसे नुक्ता कहते हैं। और नुक्ता युक्त शब्द और बिना नुक्ता के शब्द का अर्थ अलग हो जाता है। ऐसे शब्दों के उच्चारण करते समय गले पर जोर दिया जाता है। और ड और ढ के प्रयोग में भी नुक्ता लगाया जाता है, जैसे कि लड़का और पढ़ना। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि नुक्ता युक्त शब्द के नीचे का नुक्ता बोलने के लिए हमें गला पर वचन दिया जाता है, जैसे कि जरा और जरा। अविरुता यानी कि चंद्रबिंदी। अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों को हिंदी में लिखते समय उसका सही उच्चारण बताने के लिए उन पर चंद्राकार किया जाता है। चंद्राकार का चिन्ह इस तरह का होता है, तो चंद्राकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर और बाल। तो ये दोनों इस तरह से कई सारे अंग्रेजी शब्द है जिसका सही उच्चारण करने के लिए हमें इस तरह का चंद्राकार उसके ऊपर लगाना पड़ता है। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में उचित वर्ण पर अनुस्वार लगाइए। अनुस्वार तो के ऊपर लगाए जाने वाले बिंदु को। प त ग, तो प तंग, तो पर अनुस्वार। ग गा, तो गंगा। बदर, तो बंदर। पख, तो पंख। तो इस तरह से शब्द बनते हैं पतंग, गंगा, बंदर और पंख। ककड़नु कंकड़। अडा એટલે કે અંડા। નારંગી એટલે નારંગી। નવરંગ એટલે કે નવરંગ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में उचित वर्णों पर चंद्र बिंदु लगाइए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिखाई देते हैं, उस पर हमें चंद्र बिंदु लगानी है। मूछ, तो मूछ बोले छे, જ્યારે ચંદ્ર બિંદુ લગાડી દેશું આપણે તો મૂછ એવી રીતનું ભારયુક્ત બનશે। ચાંદ, તો ચાંદ। કુઆ, તો કુઆ। બુંદ, તો બુંદ। मुह, तो मुंह। ऊंचाई, तो ऊंचाई। बांसुरी, तो बांसुरी। અને ગામનું થઈ જશે ગામ। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में उचित वर्ण के आगे विसर्ग लगाए। विसर्ग એટલે કે ऊपर नीचे लगाए जाने वाले दो बिंदु। तो नम,
तो विसर्ग युक्त शब्द हो गया नमः એટલે કે એની આગળ બે બિંદુ લાગી ગયા એટલે કે નમઃ. દુઃખનું થઈ જશે દુઃખી અને અંતતનું અંતતઃ અને અંશતઃનું અંશતઃ અને અંતઃકરણનું અંતઃકરણ. અંત પછી લાગશે બે વિસર્ગ એટલે બે ટપકા એટલે કે વિસર્ગ अंतःकरण અને प्रातનું થઈ जाए प्रातः. यहाँ पे वर्ण परिचय पूर्ण किए जाते हैं.